हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पावर का मतलब क्या होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन में टाइम। ये पढ़ा था आपने। मतलब आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? पावर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, 10 kg का एक वेट है। मतलब मान लीजिए 10 kg का हमारे पास पत्थर है। यदि आपके पास पावर ज्यादा होगी तो आप उसको जल्दी उठा लोगे, मतलब आपको टाइम कम लगेगा। यदि किसी में पावर कम होगी तो उसको क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें पावर कम है। पावर कम होगी तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। उसी तरीके से हमारी पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि आप कितनी स्पीड से किसी भी कार्य को कर रहे हो। मतलब पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। आप किसी भी कार्य को कितनी स्पीड से कर रहे हो, वही क्या होती है? हमारी पावर होती है। ठीक है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, या फिर हावर ले सकते हैं। उसी तरीके से हमारी एसआई यूनिट है, पावर की क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं? तो इसकी एसआई यूनिट हमारी एक तरीके से क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी पावर की, वाट हो जाएगी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए मेन ये जरूरी है। ये कैसी हमारी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसी यूनिट है ये? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट। और जो हमारी बिगेस्ट यूनिट है उसको किस तरीके से लिखें? किलो वॉट। किलो वॉट। जो हमारी बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट कौन सी? किलो वाट। जो कि बड़े बड़े कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, बड़े बड़े व्यापार के लिए, पर्पस के लिए यूज की जाती है, जो हमारी किलो वाट, मतलब ये बिगेस्ट पावर। ठीक है। और वन वन किलो वाट। 1 किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होती है? 1000 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट किसके बराबर होती है? 1000 वाट के बराबर होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो, एक चीज और आती है। अभी हमने क्या पढ़ा रहे थे? पावर। पावर को क्या होता है? कितनी स्पीड से कार्य कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? पावर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पावर, कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से वर्क कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कितनी स्पीड से कार्य कर रहे हैं। तो उसी को वही क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक power is the electric work done work done per unit minute। मतलब कि हमारा इसमें मतलब हो जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है कितना वर्क डन कर रहे हैं कितने मिनट में, कितना वर्क डन हो रहा है हमारा कितने मिनट में, उसी को क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखो, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन अपॉन में टाइम। अभी आपने इस चैप्टर में आपने वर्क डन के बारे में क्या पढ़ा था? वर्क डन कहीं सुना था? तो आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस में, क्या सुना था? वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये फॉर्मूला सुना था। अब वर्क डन को हमें अकेला करना है, तो क्या क्यू वी क्या हो जाएगा? वी क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वी क्यू अपॉन में टी। और क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी क्या होता है? आई इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन टी। तो इन दोनों की जगह हम क्या लग सकते हैं? V इंटू आई। तो एक तरीके से हमारा पावर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और ये कौन सी पावर हो जाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक पावर। मतलब क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि मान लीजिए हमारा इस तरीके से कंडक्टर रहता है, ठीक है, कोई सा भी क्या रेसिस्टेंस रहता है, और हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर मूव करते हैं, और बीच में क्या होती है? हमारे इस तरीके से पूरे में एटम्स होते हैं। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स को जाना आसान नहीं रहता, फिर भी वो जाते हैं। फिर भी क्या करते हैं? फिर वो जाते हैं। वो जितनी ज्यादा स्पीड से क्रॉस करेंगे तो उतनी ज्यादा उनमें क्या होगी? पावर होगी। यदि स्लो क्रॉस कर रहे हैं तो उनमें क्या होगी? पावर कम होगी। यदि पावर कम होगी तो उनमें क्या होगा? टाइम कम लगता है। उसी तरीके से देखो, हमारे पास पावर है, जितनी ज्यादा वोल्टेज और जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी स्पीड से हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इसी से निकल के हमारे दो फॉर्मूले और आते हैं। क्या आपने ओम्स लॉ पढ़ाया था? ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ में हमारे लिए क्या फॉर्मूला मिला था, V इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू में आई आर मिला था हमको, ये दो फॉर्मूले मिले थे। तो देखो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब की बार हमने क्या बोले, V की जगह आई आर पुट कर रहे हैं, V की जगह आई आर पुट करेंगे, P इज इक्वल टू V की जगह हमने आई आर पुट किया तो आई आर इंटू में आर, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर। क्या आपको दिखा रहा बोर्ड पे, आई स्क्वायर आर। और इसी तरीके से हम दूसरा और क्या कर सकते, V अपॉन में आर, क्योंकि अब की बार आई को अलग कर लिया, हमारा ये कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस, इसलिए हम रेजिस्टेंस को अलग नहीं कर सकते। एक बार V को कर लिया, एक बार I को कर लिया, तो हमारा देखो अब की बार हमने क्या कर दिया, I को चेंज किया, तो P इज इक्वल टू ये V एज इट इज, I की जगह हमने क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपॉन में आर, तो V स्क्वायर अपॉन में आर। ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारा निकल आया। अब देखो बच्चों एक बात समझने की है, देखो ये इसमें हमारा क्या हो रहा था, इस ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए, और ये फॉर्मूला कब करते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ऐसा क्यों, देखो ये सीरीज के लिए कब यूज करते हैं, इसमें हमारा क्या था, करंट कांस्टेंट होता है, यदि करंट कांस्टेंट होता है इसलिए हमने क्या करते हैं, इसमें से वोल्टेज हटा दिया, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है पैरेलल में, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें से वोल्टेज हटा दिया और आई स्क्वायर लगा दिया। तो यदि जब हमारी सीरीज में दिया हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमारा पैरेलल में दिया हो ना तो तब हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है हमारे पावर की। देखो अभी हमारा, देखो ये कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, P इज इक्वल टू में होता है V स्क्वायर अपॉन में R। ये कब होता है, जब हमारा वोल्टेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमारा कैसा हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या होता है, पावर क्या होगी, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि जितना ज्यादा पावर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। आपने को हमने पढ़ाया था, जब हमारे इस तरीके से दो रेजिस्टेंस होते हैं, ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, एक ये भी मान लेते हैं 2 ओम से, ये अभी मान लेते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक अलग है ये भी अलग है। अब इनको हमने सीरीज में ज्वाइन किया तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 4 ओम आ रहा है। उसी तरीके से हमने जब रेजिस्टेंस, इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में 2 ओम 2 ओम, तो अब क्या मिला, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू में अपन क्या हो जाएगा 2/2 और हमारा क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जो पैरेलल में हमारा क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, इसमें हमारा देखो यहाँ पे इस तरीके से कोई सा सर्किट होगा, यहाँ पे इस तरीके से बैटरी बनी तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सेम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब देखो इस वाले रेजिस्टेंस में भी सेम डिफरेंस, इस वाले रेजिस्टेंस में भी सेम डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, और जब वोल्टेज इसमें कैसा, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो हमारी पावर है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस की, एट कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, इतना समझ में आया। जब हमारी पावर होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कांस्टेंट के। देखो एक चीज और आती है आगे, देखो हमने यहाँ में एक चीज और बताना भूल गए थे आपको, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। इसी से हमारा इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला और निकल के आता है। किसका, इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इस तरीके से हमारा जो कंडक्टर रहता है, ये देखो ये कंडक्टर होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आके कुछ ना कुछ मूव करते हैं, इधर आते हैं, तो ये कुछ ना कुछ वो वर्क डन तो कर रहे हैं। आपको बता दो पोटेंशियल डिफरेंस, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो क्या करते हैं, वर्क डन बोलते हैं। उसी तरीके से आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था, जितना आप कोई कार्य करोगे उतनी ही आपकी एनर्जी यूज होगी। ये तो आपने पढ़ा था, जितना आप दौड़ोगे उतना ही आप थकोगे, तो आपकी क्या हो रही है, एक तरीके से एनर्जी जा रही है, क्या, एनर्जी। तो इसी तरीके से में क्या हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड,
मतलब कि इसका मतलब है आप जितने स्पीड से अपना कार्य, जितने टाइम में अपना कार्य करोगे, जितना जल्दी टाइम में, मतलब यहाँ पर रेट का मतलब है जितना टाइम के ऊपर रेट है। यदि जितने कम टाइम में आप अपने कार्य को कर रहे हैं, आपकी उतनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी। देखो आप किसी कार्य को आप स्लो करोगे तो आप उसे ज्यादा कर लेते हो, यदि आप स्पीड से कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या जल्दी चली जाती है। उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पावर का ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो कि हम बताना भूल गए थे, इसके साथ में ही बताना था। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये समझ में आया जो पावर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेजिस्टेंस की एट कांस्टेंट वोल्टेज। देखो हमने आपको बताया था जो हमारे हाउस होल्ड वगैरह होते हैं, जितनी भी हमारे सर्किट होते हैं हाउस में, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जो भी जितनी भी आपके घर पे जितना भी घर पे सामान है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, फैन है, ये सब आपस में कैसे में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते? सीरीज में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो एक ऐसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं, which has a more resistance a 100 watt bulb और a 60 watt bulb। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, 60 वाट वाले बल्ब में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा या फिर 100 वाले वाट बल्ब में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। आप कहोगे किसमें रेसिस्टेंस होगा, 100 वाट वाले बल्ब में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, 100 वाट बल्ब में ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं होगा। देखो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको इसलिए लग रहा है, देखो जैसे कि हमारा ये कोई सा भी ये बल्ब है, मान लेते हैं इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उतना ही हमारा बल्ब ग्लो होगा। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें नहीं होगा। देखो क्यों, जो भी हमारे आपको पता है जितने भी हमारे जो घर पे सर्किट्स होते हैं, बल्ब होती हैं, इनमें सब में क्या होता है, कितना वोल्टेज सेम जाता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती हैं और पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इस तरीके से ये क्या है, हमारा वोल्टेज कैसा होता है, कांस्टेंट, पैरेलल में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो इसमें भी हमारा कितना 240 वोल्ट का ही जाएगा। कभी भी हम बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर नहीं सकते जब तक आपसे बोल पेपर में पूछा ना जाए कि ये सीरीज में कनेक्ट है। अभी ये किसमें, पैरेलल में ही कनेक्ट है, जब तक आपको गिवन ना हो सीरीज में तब तक नहीं। यदि गिवन नहीं है तो उसका मतलब कैसे होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका मतलब होगा इस पे हमारा v² ये वाला फॉर्मूले का यूज होता यदि हमारे पास वैल्यू पूछी जाती है आपसे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है किस में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, हमने अभी पूछा देखो 60 वाट वाले बल्ब में, इसका मतलब है ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्यों, जब हमारा कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज, यदि हमारा इसमें रेसिस्टेंस कम है तो उतनी ज्यादा हमारे पास पावर होगी। इसमें देखो ज्यादा पावर है तो इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, इसमें कम पावर है तो उसका मतलब इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। मतलब ये 60 वाट वाले बल्ब में कैसा होगा, तो यहाँ पर आप 60 वाट बल्ब हैज मोर रेसिस्टेंस, इसका मतलब होगा जो हमारा 60 वाट वाला बल्ब है इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्यों रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैसे हैं आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में देखो इसमें क्या 100 वाट है, ये कैसा 100 वाट, इसमें कैसी हमारी पावर ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। और ये 60 वाट है, ये 60 वाट वाले में कैसी पावर कम है, जो हमारी पावर कैसी कम, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। आप बस इतना याद रखना, आपके पास घरों में कितने वोल्ट की लाइट आती है, 220 वोल्ट की लाइट आती है। तो हमेशा आपको जब तक आपसे गिवन ना हो जाए कि ये सीरीज में कनेक्ट है, मतलब कि इसमें देखो पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद भी ये 60 वाट का बल्ब जल रहा है। मतलब ये देखते हैं हम इस तरीके से, ये इस तरीके से दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से स्विच है जिसमें 220 वोल्ट का करंट पास हो रहा है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्रिएट हो रहा है। इस वाले सर्किट में भी क्या डिफरेंस कितना जा रहा है, V और 0 का, ये 0 मान लेते हैं, आप यहाँ पे मान लेते हैं, यदि हमने यहाँ पे मान लेता 8 तो यहाँ पे कितना पड़ते कम, एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हम यहाँ पे मानते हैं V0 मान के चलते हैं और यहाँ पे V मान के चलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, देखो V0 सेम इसमें हो रहा है, सेम डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है, फिर भी ये 100 वाट का चल रहा है और ये 60 वाट का चल रहा है। तो इसका मतलब होगा इसमें ज्यादा पावर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें ज्यादा पावर है, इसमें कम पावर है। कम पावर इसका मतलब क्या है, इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस इस वाले बल्ब में, तो इसका मतलब होता है 60 वाट वाले बल्ब में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। देखो बच्चों इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट्स के बारे में, तो आप इसको नोट्स करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे जो आपके घर में मीटर लगे रहते हैं ना, उनमें एनर्जी को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट की। देखो सबसे पहले हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम।
वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। मान लीजिए इस तरीके से हमारे ये इलेक्ट्रॉन से ये इस तरीके से मूव करते हैं, देखो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप जितना वर्क डन करोगे, किसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन के इक्वल का जितना आप वर्क करोगे उतनी आपकी क्या होगी, एनर्जी। मतलब कि मान लेते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू, वर्क डन की जगह हम ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। पावर की एसआई, इसी तरीके से इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी वाट इंटू में सेकेंड। ये कैसी हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, और इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या जाएगी, इसी तरीके से हम इसकी लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो क्या जाएगी, किलोवाट। किलोवाट टाइम को किससे करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, इसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, हावर। मिनट की सबसे बड़ी यूनिट क्या आती है, किलोवाट हावर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, किलोवाट हावर। ये किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, हमारी एनर्जी की। तो यहाँ पे सीधे लगे किलोवाट हावर, इसको शॉर्ट तरीके से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वॉट सेकंड, और इसके लिए किलो वॉट हावर। तो ये किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ये एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी एनर्जी की। और 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 यूनिट। क्या होता है, 1 किलोवाट हावर में कितना होता है, 1 यूनिट। उसी को क्या बोलते हैं हम, कमर्शियल यूनिट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं किलोवाट हावर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आपके मान लीजिए, ये मान लीजिए आपके घर पे एक इस तरीके से एसी लगी हुई है, ठीक है, और ये कितनी, मान लेते हैं ये कितनी पावर यूज कर रही है, 100 वाट, 1000 वाट, कितना का लगी, 1000 वाट यूज कर रही है, या फिर बोल सकते हैं 1 किलोवाट, ठीक है। और इस एसी को हमने 1 घंटे तक चलाया, और अब हमसे पूछा जाए कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है। क्या थी, ये हमारी एक तरीके से एसी थी, इसको 1 घंटे तक चला गया था, और इसमें कितनी वाट की पावर ले रही थी, 1000 वाट की थी। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो आप क्या हो गए, 1 इंटू 1 जी किलोवाट हावर। तो हमारे एनर्जी क्या आएगी, 1 किलोवाट हावर। इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट हावर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। मतलब कि आपने कितनी एनर्जी यूज करी है, 1 यूनिट। तो आपकी जो भी वोल्ट मीटर होगा, आपका जो भी मीटर होगा ना, तो वो रीडिंग कितनी बढ़ जाएगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है बिल। आपका 1 यूनिट का मतलब हो सकता है कितना भी, देखो अलग अलग शहरों में अलग अलग डिपेंड कर सकता है। 1 यूनिट का मतलब हो सकता है, कहीं पे हो सकता है 7 रुपए, कहीं पे हो सकता है 1 यूनिट का मतलब 6 रुपीज। इस तरीके से यूनिट्स में हम क्या निकालते हैं, रुपए को निकाल के बताते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आपसे एक चीज और पूछ ली जाती है, रिलेशन बिटवीन, देखो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, क्या कर, देखो एक चीज क्या पूछ ली जाती है आपसे, पूछ ली जाती है रिलेशन बिटवीन किलोवाट हावर एंड जूल। आपसे रिलेशन बिटवीन पूछ लिया जाता है किसे, किलोवाट हावर के बीच में और जूल के बीच में पूछ लिया जाता है। तो देखो 1 वाट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको 1 वाट क्या होता है, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। तो ये क्या होता है, हमारा 1 वाट होता है। और इसी तरीके से हम 1 किलोवाट की बात की जाए, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर की बात की जाए तो वो किसके इक्वल हो गया, 1000 वाट। वाट को क्या लिख सकते, देखो 1000 वाट फॉर 1 हावर, फॉर 1 हावर, 1 हावर की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक भी बात यही, तो यहाँ पे 1 हावर है, यहाँ पे लिखेंगे 4 होगा, ठीक। और ये वाटर नहीं होगा, वाट होगा, क्या होगा यहाँ पे, वाट, ठीक है, फॉर 1 आवर। तो देखो वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 1000 होगा। इस तरीके से हमने ये लिखा, देखो जूल पर सेकंड हमने ऐसे लिखा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हमने ऐसे इस तरीके से लिखा। और हावर, हावर को सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से किस में कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे सेकंड को कैसे, इस तरीके से हमने क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। और ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1000 जूल। जूल को बाद में लिखेंगे 6 × 6 36, और ये 00 यहाँ पे हमारा जूल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या रखेंगे, 3 36 00 और ये 000, और ये किस तरीके से होगा, जूल। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट हावर किसके इक्वल में आ जाएगा, 1.6 × 10⁶ जूल्स।
ये कभी कभी यार आपसे पूछ लिया जाता है कि कभी कभी 1 किलोवाट हावर्स को आप में किस में कन्वर्ट करो, जूल में कन्वर्ट करो। क्या किलोवाट हावर को जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे ना तो आप उसमें इस तरीके से, यदि आपसे 2 किलोवाट हावर की पूछ लिया जाए तो इसमें क्या करोगे, आप 2 का इंटू कर दोगे। क्या कर दोगे, 2 का इंटू कर दोगे तो आपका क्या लगा, 2 किलोवाट हावर से जूल निकल, जूल में हम आंसर देखेंगे। मतलब रिलेशन तरीके से पूछ लिया जाता है कभी कभी बार पेपर में। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हम एक आपको एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करना है। मान लीजिए हमसे कभी पूछ लिया है कि मान लेते हैं हमारे पास एक रेडियो सेट है, क्या है, एक रेडियो सेट है। ठीक है, क्या एक रेडियो सेट है जो भी कितने वाट का है, 60 वाट का है। उसको हमने 50 घंटे तक यूज किया है, कितने, 50 घंटे तक यूज किया है। अब हमको बताना है कि उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। लेकिन एनर्जी को हम किस में लिखना है, किलोवाट हावर, किलोवाट हावर। तो मान लेते हैं हमने किलोवाट हावर में लिखना है। ठीक है, तो पावर, पावर कितनी में दी है, ये किस में दी है, देखो सबसे पहला मान लिए पावर वाट में दी है, कितनी दी है, पावर दी है 60 वाट। तो सबसे पहले इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 1 वाट, सॉरी 1 वाट किस, देखो यहां पे लिखेंगे 1 वाट इज इक्वल टू में आता किसके इक्वल में था, 1 मिनट, 1 किलोवाट। देखो हमारा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किसके इक्वल में रहता है, 1000 वाट के बगैर में रहता है, 1000 वाट के इक्वल में रहता है। और हमसे पूछा क्या है, 60 वाट। तो अब क्या करेंगे, 60 वाट, देखो 60 वाट में हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। मतलब तो देखो यहाँ पे मान लिया क्या हुआ, 1060 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू में हमारा किलोवाट। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पावर कितनी आ जाएगी, पावर हमारी आ जाएगी 0.06। इस तरीके से हमारी पावर आ जाएगी 0.06 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है, 50 आवर। तो हम 50 आवर्स को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो थे, हमने इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से करेंगे, 5 2 जा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और एनर्जी कितनी आ जाएगी 3। तो हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, 3 किलोवाट आवर। अब यही पूछ ले जाते हैं, इसमें हमारे लिए क्वेश्चन पूछा था 50 आवर्स का हमारे लिए कॉस्ट दी होती, मतलब कि बिल दिया होता 50 घंटे का हमारे लिए 4 रुपए का कॉस्ट होता। गिवन है, मान लेते हैं 50 घंटे का 4 रुपए का कॉस्ट है। तो अब बताओ हमारा कितने का बिल बनेगा। तो आपकी एनर्जी कितनी हुई है, 3 हुई है। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। और यहाँ पे हमारी कितनी हुई है, 4 रुपए यूज हुई है। तो उसी तरीके से 3 किलोवाट आवर, उसी तरीके से 4 रुपए 3 इंटू 4 कर देंगे तो हमारे कितनी हुई, 12 रुपए। इसका मतलब होगा हमारे 12 रुपए यूज हुए हैं। क्या, 3 किलोवाट आवर। देखो 1 यूनिट के बराबर रहता है। और ये 50 घंटे का हमने क्या माना था, 50 घंटे के लिए हमारे कितने रुपए लग रहे थे, 50 घंटे के लग रहे थे हमारे 4 रुपीस लग रहे थे, 4 रुपए कॉस्ट थी। इसलिए हमने यहाँ पे किससे कर दिया, 4 का इंटू कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें। अब आपसे यही पूछा जाता है कि आप इसको जो किलोवाट आवर को जूल में रिलेशन बताओ इसका, जूल में। तो आप क्या लगते, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू मेरा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता है। अब इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना, तो इसी तरीके से 3 किलोवाट आवर, यहाँ पे 3 का इंटू किया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 का इंटू करेंगे, 3.6 इंटू 3 किलोवाट आवर, सॉरी जूल, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका इससे इंटू कर देंगे 18 और फिर यहाँ पे 1 से कर देंगे तो 3 से 9, तो हमारा कितना जाएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतने जूल में हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट करो, थोड़ा हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिक पावर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये 2 ऐसे न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह दिया, अ बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट और हमारे पास 100 वाट पावर। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, एक बल्ब हैगा जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी वोल्टेज कितना दिया जाता है, उसको वोल्टेज दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, मतलब उसमें 220 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें पावर कितनी, उसकी पावर हमारे पास कितनी दी गई है, 100 वाट दी गई है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेटर करना है व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, इसका रेसिस्टेंस बताना है। ठीक है, रेसिस्टेंस बताना, देखो आपको पता होना चाहिए जो आपके घर पे बल्ब होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। देखो जब तक आपसे गिवन ना दिया जाए कि ये सीरीज में कनेक्ट है तब तक आपको पैरेलल में ही मान के चलना है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या होता है पावर का, जिसमें हमारा देखो हमको फाइंड क्या करना है, रेसिस्टेंस। तो देखो हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं पावर के, क्या होते हैं, पी, एक तो ये वाला फॉर्मूला था और पहला तो हमारा था V इंटू आई, और ये तीसरा हमारा क्या था, V² अपॉन में R। तो ये वाला हम सीरीज में, ये पैरेलल में। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि देखो करंट तो हमें फाइंड करना नहीं है, वैसे भी रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा। तो पावर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा,
हमारा देखो पावर को एज इट इज लिखा, पावर हमारे पास कितनी की वन है, सबसे पहले पावर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमारा पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर, पावर 100 वाट इज इक्वल टू में 220 इंटू देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा आर, रेसिस्टेंस कैसा होगा हमारा आर, और यहाँ पे 100 वाट एज इट इज। अब स्क्वायर को खोलेंगे तो एक तरीके से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरीके से स्क्वायर था इसलिए हमने 2 बार। अब देखो हमारा 100 आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 220 इंटू में 220। अब देखो ये एक तरीके से आर का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है आर, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 448 ओम। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 440 ओम, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा रेजिस्टेंस आ गया है 448, क्या आपको दिख रहा है बोर्ड, हाँ ठीक है। अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस निकला है, आगे पूछा क्या है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। आपकी बात क्या कहता है 4-5 बल्ब हैं जिसको कितने घंटे चलाया जाता है, 4 घंटे चलाया जाता है। हमें व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो हमें बताना है कि उन 5 बल्ब देना उन्होंने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले पावर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं एक बल्ब की, क्या एक बल्ब की निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 बल्ब का उसमें 5 से इंटू कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा 5 बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टाइम हमारा कितना दिया है, टाइम हावर में, एनर्जी हम देखो हमें किस में निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पावर किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर में, ठीक है। किलो वाट आवर में निकालना, उसी से पावर, पावर हमारी कितनी दी है, पावर दी हमारे पास देखो एक बल्ब की पावर कितनी दी है, ये दी है 100 वाट, 100 वाट हमारी पावर दी। अब इसे किलो वाट आवर में करेंगे तो 1000 का डिवाइड 2 जीरो से 0, ये पॉइंट आएगा तो 1.2 किलो वाट आवर, तो हमारे पास पावर कितनी जाएगी 1.2 किलो वाट आवर, ठीक है। तो पावर को अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब। अब देख 1 बल्ब तो क्या हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है। अभी किसकी निकालना है, एक बल्ब की निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं P, पावर हमारे पास कितनी दी है 0.1 इंटू टाइम कितना दिया है 4 आवर्स, तो हमने 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.4 किलो वाट आवर। ये क्या निकाला है किलो वाट आवर बोल सकते हैं, या और क्या बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.4 यूनिट आ रही है, ठीक है। कितने की आ रही है, एक बल्ब की आ रही है। उसी तरीके से हमें निकालना है 2 बल्ब, कितने 5 बल्ब की निकालना है, तो इसी तरीके से हम 5 बल्ब की निकालेंगे, 5 बल्ब, ठीक है। ये इस तरीके से पूरे लिखना पड़ेगा बल्ब, ठीक है। अब हम किसकी निकालना है 5 बल्ब की निकालना है, टोटल 5 बल्ब की, यहाँ पे लिखेंगे 5 बल्ब। तो यहाँ पे क्या है पहले देखो 5 बल्ब की निकालेंगे 0.4, ये एक बल्ब की थी इंटू बाय 5, तो अब ये किसकी निकाल आई 5 बल्ब की निकाल आई, तो हमारा क्या आएगा 2.0 किलो वाट आवर, ये 5 बल्ब की निकाल आई। आगे पूछा आएगा कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.6 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब एक यूनिट पे हमारा कितने रुपीस ले रहे हैं 4.6 रुपीज़ ले रहे हैं। तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सो कंज्यूम्ड, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कंज्यूम्ड। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये कितनी थी 2 यूनिट्स आ रही थी, और इसको क्या बोल सकते थे और 2 यूनिट, और 2 यूनिट हमारे पास 1 यूनिट की कितनी दी है 4.6, ये 1 यूनिट की दी है, हमको निकालना कितने की है 2 यूनिट की, तो इसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे तो हमारे इससे निकल आएगी 2 यूनिट्स की निकल आएगी, तो हम इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.9, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2.9 यूनिट्स, इतनी 2.9 रुपीज़ ये बिल आया है। 2.9 रुपीज़ लग रहे हैं हमारे, कब लग रहे हैं जब हम फैन को 5 बल्ब को 4 घंटे के लिए चला रहे हैं, जब हम 4 बल्ब को कितने घंटे के लिए चला रहे हैं, सॉरी 5 बल्ब को 4 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो हमारे 2.9 रुपीज़ आ रहे हैं। कितना बिल आ रहा है हमारा 2.9 रुपीज़ बिल आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसी तरीके से हम सेकंड वाला करते हैं, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, इन अ हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कोई सा हाउस है उसमें क्या लगे हैं 2 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हैं जो कि कितने वाट के हैं 60 वाट के, जिनको 4 घंटे चलाया जाता है। उसी तरीके से क्या दिया है 3 बल्ब्स, उसके बाद जो 3 बल्ब है ना वो कितने वाट के होंगे
100 वाट की उन्हें 5 घंटे चलाया जाता है हर दिन। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी 30 डेज की इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करना है कितने दिन की है। देखो एक बार बताओ, पहले देखो हर दिन बल्ब चलाया जाता है, पहले में क्या जाता है एक हाउस में 2 जो कितने वाट के 60 वाट के बल्ब है उन्हें 4 घंटे चलाया जाता है एक दिन में, 2 बल्ब को 4 घंटे चलाया जाता है, उसी तरीके से 3 बल्ब को 5 घंटे बाद चलाया जाता है। तो हम पहले इसकी एनर्जी कंज्यूम करें एक दिन की और इसकी भी एनर्जी निकाल लें एक दिन कितने में कंज्यूम की है, और फिर दोनों की क्या कर देंगे एनर्जीज को प्लस कर देंगे कितनी कितनी इन लोगों ने एनर्जी कंज्यूम की है एक एक दिन की, फिर 30 से इंटू कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा हम 30 दिन की निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 वाट के बल्ब 60 वाट वाले बल्ब की करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पावर कितनी होगी, पावर की कितना दी है हमारे पास 60 वाट का पावर। देखो 2 बल्ब है, अब दोनों की वाट की पावर प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी दोनों बल्ब की 120 वाट पावर आ गई। कितनी आ गई 120 वाट पावर आ गई। अब इस पावर को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे इसमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में निकालते हैं किलोवाट आवर। इससे कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.12 किलोवाट। उसी तरीके से हमारा टाइम की बात की जाए, टाइम कितना दिया है 4 आवर, ये हावर्स में। अब इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं E = में P इंटू में T। तो 0.4 इंटू में क्या कर देंगे 12, तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.48 किलोवाट आवर। देखो ये हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली है, सिर्फ इसकी निकाली है 4 घंटे की निकाली है 2 बल्ब की, कि एक दिन में कितनी कंज्यूम्ड हो रही है। अब देखो उसी तरीके से हम एक दिन में आप कितने निकालते हैं 3 बल्ब की निकालते हैं। ये कितने बल्ब की थी 2 बल्ब की थी, ठीक है, जो कि कितने थे 60 वाट के। अब ये कौन सी हमारे 3 बल्ब जो कि किसके 100 वाट के हैं, ठीक है, ये कितने के थे 60 वाट के थे, ठीक है। अब इन 3 बल्ब की गई पावर अब कितने देखो कितने बल्ब है हमारे तीनों कितने के 100 वाट के हैं। तो हमारी टोटल पावर अभी इसमें कितनी हो गई सेम, देखो सेम पावर है, इसलिए हम क्या दिए हमने तीनों को ऐड कर दिए, ठीक है। और टाइम डिफरेंट था इसलिए हमने अलग निकाली। यदि इसका भी टाइम सेम होता और इसका भी टाइम सेम होता तो हम टोटल पावर ये इस पावर को ऐड कर देते और साथ में इसकी पावर को ऐड कर देते। लेकिन देखो टाइम इस तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते 5 × 4, ये तो आपने एक दिन की निकाल, इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको एक एक का निकालना, ठीक है, जिससे आपको और क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। पावर और टाइम टाइम इज इक्वल टू में क्या है 5 आवर्स, ठीक है। अब एनर्जी निकाल सकते हैं, इसको देखो पहले किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेगा तो हमें क्या करना है 1000 से इंटू, तो हमारी इसके क्या है 0.3 किलोवाट आवर इसकी एनर्जी। तो यहाँ पे 0.3 इंटू में 5, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना है 1.5 किलोवाट आवर। ये देखो ये अब देखो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये दोनों अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 1 डे, यहाँ पे लिखेंगे एक दिन की है इन 1 डे, ठीक है, एक दिन की कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। दोनों ने टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी 1.5 प्लस दोनों की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4, इस तरीके से प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8, और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे इस तरीके तो हमारा 9, इस तरीके से आएगी। ये कितनी आ जाएगी टोटल, ये टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी है निकाली। देखो इनकी अलग अलग इसलिए निकाली थी, इसमें टाइम अलग था उसके वॉट डिफरेंट था, इसीलिए इसमें भी टाइम अलग था, इसलिए हमने टोटल। अब हमें निकालना है ये 1 डे की थी, अब उसी तरीके से हमें 30 डेज की निकालने हैं 30 डेज। तो यहाँ पे 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 10 को एज इट इज रखा अभी 3 8 जा 24 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या 27 9 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो इस तरीके से एक पॉइंट था, तो इस तरीके से हमारी क्या जाएगी किलोवाट आवर। तो 30 दिन में हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी, कितनी कंज्यूम्ड हो जाएगी 59.4 एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी। कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी 59.4 किलोवाट। अब देखो इसमें एक चीज़ और मान ली होती और हमारे पास इस 30 डेज की हमारे पास यूनिट और दी होगी पर यूनिट, और हमारे पास यूनिट दी होती किसकी, एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास दी होती, मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपये होती, कितनी 1 यूनिट की 2, और हमसे पूछा जाता तो बताओ इसमें हमारे कितना बिल आया होगा, क्या कितना बिल आया। तो हम क्या करते इसमें 2 से इंटू कर देते, क्या कर देते हमारा 2 से इंटू कर देते और हमारा क्या निकल आता बिल निकल आता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।